नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम करने वाले हैं आपके जो एस्टेट का जो एग्ज़ाम है उसके लिए कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पहले भी जो इनमें से बहुत से बार जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें भी जो इनमें से आने की संभावना रहेगी। तो सभी के सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप या आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अभी तक की जितनी भी वीडियो चिपका आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, सहयोगी अधिगम के स्तर में STAD, ये जो STAD जो है इससे क्या अर्थ लिया गया है? स्टूडेंट टीचर अचीवमेंट डिवीजन, स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन, स्टूडेंट्स टीम एक्नॉलेजमेंट डिवीजन या स्टूडेंट टीचर एक्वायर्ड डिवीजन से। तो STAD जो है इसकी फुल फॉर्म आप कह सकते हैं। तो इसका जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर रहेगा, ये स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस अवस्था के दौरान बच्चे में वस्तु स्थिरता विकसित हो जाती है? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व मूर्त या औपचारिक सैक्रियात्मक अवस्था में। जिन पियाजे जो है उनके द्वारा ये 4 अवस्था यहाँ पर बताई गई हैं। तो जैसे 0 से 2 वर्ष की, 2 से 7 वर्ष की, फिर 7 से 11 की और 11 से इससे आगे की। तो इस प्रकार की यहाँ पर 4 अवस्थाएं जो है बताई गई थी। अब इनमें वस्तु स्थिरता प्राप्त कर लेता है और ये वाली जो अवस्था है तो ये ऑप्शन 1 रहेगा यहाँ पर, संवेदी गामक अवस्था। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, एक किशोर का यह महसूस करना कि यह सभी लोगों ने ध्यान दिया है कि मैंने यह शर्ट सप्ताह में 2 बार पहना है, ये इनमें से किसका उदाहरण है? तो उसकी जागरूकता का, काल्पनिक श्रोता दर्शक का, आत्म नियमन या इनमें से कोई सा भी नहीं। और इसमें जो हमारे यहाँ पर सी आंसर तो ये रहेगा ऑप्शन 2 वाला। तो ये क्या है, किसका उदाहरण है? ये यहाँ पर काल्पनिक श्रोता या फिर दर्शक जो है इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, नकारात्मक पुनर्बलन के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर एक सत्य नहीं है? तो इनमें से कथन सत्य नहीं है। यह वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है, यह दंड के समान नहीं है, यह कभी भी वांछनीय व्यवहार को नहीं बढ़ाता, यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयोगी हो सकता है। तो ये जो नकारात्मक पुनर्बलन जो है इनके बारे में एक यहाँ पर सत्य नहीं है और इसमें एक सत्य नहीं है, तो यह लिया गया ऑप्शन 3 वाला कि यह कभी भी वांछनीय व्यवहार को नहीं बढ़ाता है। तो ये यहाँ पर सत्य इसमें नहीं है। वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है, दंड के समान नहीं है और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयोगी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, एक अच्छा लड़का लड़की की ओर उन्मुख होना यह किसके संकेत है? पूर्व लोक संगत नैतिकता का, लोक संगत नैतिकता का, उत्तर लोक संगत नैतिकता का, या 1 और 3 दोनों सही है। और इसमें जो यहाँ पर सही आंसर तो ये रहेगा ऑप्शन 2 वाला। तो एक अच्छा लड़का लड़की की ओर उन्मुख होना ये जो है यहाँ पर लोक संगत नैतिकता का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कंडीशनिंग के द्वारा एक तटस्थ उद्दीपक में एक पुनर्बलन की शक्ति आ जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है? प्राथमिक पुनर्बलन, द्वितीय, तटस्थ या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो ये जो कंडीशनिंग के द्वारा एक तटस्थ उद्दीपक में एक पुनर्बलन की शक्ति आ जाती है और इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो ये द्वितीय पुनर्बलन कहा जाता है।
नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार सहयोग की नैतिकता का विकास हो जाता है 5 से 6 वर्ष से 8 वर्ष तक, 9 से 10 वर्ष से आयु आगे की आयु तक, 12 से 13 वर्ष से आगे की आयु तक, या 6 वर्ष से कम आयु। तो जीन पियाजे के अनुसार सहयोग की नैतिकता का विकास, और एक बच्चे के अंदर जो है ये 9 से 10 वर्ष से आगे की जो आयु है इस तक हो जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, 2 विद्यार्थी ए और बी एक बुद्धि परीक्षण प्रशासित किया गया। 2 विद्यार्थी हैं ए और बी, इन पर एक बुद्धि परीक्षण किया गया। ए की आयु थी 60, जबकि दूसरे जो बी है इसकी आयु थी 30। तो ए और बी के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर एक सही नहीं है। ए में सौम्य बौद्धिक अक्षमता है, बी में गंभीर बौद्धिक है, ए में गंभीर बौद्धिक अक्षमता है, या फिर दोनों 1 और 2 सत्य हैं। तो इसमें जो यहाँ पर रहेगा हमारा ये है ऑप्शन 3 वाला। ए में क्या है, गंभीर बौद्धिक अक्षमता है। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, ये जो ब्रॉन फेनब्रेनर जो है इनके अनुसार बच्चे के जो मैक्रो सिस्टम है, भ्रूण तंत्र, इसमें से एक नहीं आता है, संस्कृति, विद्यालय, नियम कानून या फिर मूल्य। तो ये जो ब्रॉन फेनब्रेनर जो है इनके अनुसार मैक्रो सिस्टम में एक नहीं आता है, और यह है यहाँ पर ऑप्शन 2 वाला, विद्यालय जो है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, आप हर दिन सुबह अपने माता पिता का अभिवादन करते हैं और आपका बच्चा आपको देखकर यह व्यवहार सीख जाता है, तो यह इनमें से किसका उदाहरण है? निरीक्षणात्मक अधिगम, ऑपरेटिंग कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, या अंतः ज्ञान के द्वारा अधिगम का। तो ये जो यहाँ पर उदाहरण जो इसमें रहेगा तो ये है ऑप्शन 1 वाला। आप हर दिन सुबह अपने माता पिता का अगर अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, और आपका बच्चा आपको देखकर यही व्यवहार सीखता है, तो इसे जो है निरीक्षणात्मक अधिगम कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, पूर्व अभिभावकों पर आधारित नियंत्रण से परे है किसी व्यक्ति का स्वयं के बारे में अनुमान कि उसके समस्त प्रयास असफल होंगे, तो उसको क्या कहा जाता है? अवसाद, सीखी हुई निसहायता, नकारात्मक अभिवृत्ति, या मानिया। तो उसे जो यहाँ पर माना गया है ये सीखी हुई जो निसहायता है ये माना गया। अगर पूर्व अभिभावकों पर आधारित नियंत्रण से परे यदि किसी व्यक्ति का स्वयं के बारे में अनुमान कि उसके समस्त प्रयास असफल हैं, तो निसहायता उसे यहाँ पर कहा जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, जीवन स्पेस की संकल्पना दी गई थी, तो ये इनमें से किन के द्वारा दी गई है? B.F. स्किनर के द्वारा, J.B. वाटसन के द्वारा, लेविन के द्वारा, या E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा। तो जीवन स्पेस की संकल्पना, और ये जो दी गई है ये कर्ट लेविन जो है इनके द्वारा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, एक पीड़ादायक उद्दीपक का प्रयोग, नकारात्मक पुनर्बलन, सजा या फिर दंड, पुरस्कार या फिर शेपिंग। एक पीड़ादायक उद्दीपक का जो यहाँ पर प्रयोग माना गया है तो ऑप्शन 2 में हमारा रहेगा, तो सजा या फिर दंड जो है ये माना गया है। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कक्षा में प्रथम आने के लिए कड़ी मेहनत करता है, उसकी मेहनत के पीछे जो अभिप्रेरणा है वो क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य, शून्य, या इनमें से कोई भी नहीं। एक विद्यार्थी अगर कक्षा में प्रथम आने के लिए मेहनत करता है तो इसके पीछे की जो अभिप्रेरणा मानी जाएगी वो उसकी कौन सी प्रेरणा है? तो ये उसकी जब बाह्य प्रेरणा यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, वह फेज जहाँ पर बच्चा उपयुक्त सहायता एवं सहयोग दिए जाने पर किसी कार्य में दक्षता प्राप्त कर सकता है, तो उसे क्या कहा जाता है? दक्षता क्षेत्र, समीपस्थ विकास क्षेत्र, अधिगम क्षेत्र, या उपयुक्त में से कोई सा भी नहीं, और उसे कहा जाएगा ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया गया था थ्रस्टन, स्पीयरमैन, बीन, या जीन पियाजे के द्वारा। तो बुद्धि का जो द्विकारक का जो सिद्धांत है ये स्पीयरमैन जो है इनके द्वारा दिया गया था।
नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है कथन पहले आप वह कीजिए जो मैं आपसे चाहता हूँ, फिर आप वह कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। स्टेक व्याख्या करता है प्रीमैक सिद्धांत की, तैयारी के नियम की, अभ्यास के नियम की, निरंतरता के नियम की। और इसमें जो यहाँ पर रहेगा तो ये है प्रीमैक सिद्धांत कि पहले आप वह कीजिए जो मैं आपसे चाहता हूँ, फिर आप वह कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो इस प्रकार का जो कथन है ये प्रीमैक सिद्धांत के अनुसार रहेगा। नेक्स्ट हमारे पर क्वेश्चन रहेगा पठन की अक्षमता। तो ये पढ़ने की एक अक्षमता है बीमारी, तो इन प्रयोग किए जाने वाला एक शब्द है। तो पढ़ने की अक्षमता से एक संबंधित है यहाँ पर डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैकुलिया या डिस्पेप्रेक्सिया। तो पढ़ने की जो अक्षमता से संबंधित जो यहाँ पर एक बीमारी है, इसका जो नाम है डिसलेक्सिया होता है। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा वे नियम जो बताते हैं कि किसी संस्कृति विशेष में प्रभावी संप्रेषण हेतु कब और कैसे भाषा का प्रयोग करना है, तो वो क्या कहलाता है? फोनेटिक्स, फोनिक्स, प्राग्मेटिक्स या सिमनेटिक्स। तो उसे जो कहा जाता है ये प्राग्मेटिक्स या उसे कहा जाता है। तो वह नियम जो बताते हैं किसी संस्कृति विशेष में प्रभावी संप्रेषण हो हेतु कब और कैसे भाषा का प्रयोग करना है, तो ये प्राग्मेटिक्स या कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किसी व्यक्ति के उसके स्वयं के संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का संज्ञान को कहा जा सकता है। किसी व्यक्ति के उसके स्वयं के संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के संज्ञान को पुनः संज्ञान, मेटा संज्ञान, पहचान या प्रत्यक्षीकरण। और उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाएगा यहाँ पर मेटा संज्ञान। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एक वांछनीय लक्ष्य के प्रत्येक छोटे चरण की प्रगति को तब तक पुनः बलन प्रदान करना जब तक कि वह पूरी तरह से सीख न ले, तो उसे क्या कहा जाता है? श्रृंखलाबद्धता, शेपिंग, संकेतन या प्रतिरूपण। एक वांछनीय लक्ष्य के प्रत्येक छोटे चरण की प्रगति को तब तक पुनः बलन प्रदान करना जब तक कि वह पूरी तरह से सीख न ली जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो शेपिंग कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है लैंगिक स्थायित्व से। ये जो लैंगिक स्थायित्व जो है जेंडर कंटेंसी, इसके विकास का प्रथम चरण इनमें से कौन सा है? लैंगिक स्थिरता, लैंगिक समसूचन, कंसिस्टेंसी या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो लैंगिक स्थायित्व के विकास का जो प्रथम चरण जो बताया गया है तो ये रहेगा लैंगिक समसूचन। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है एक परिस्थिति में सीखे गए अमूर्त ज्ञान का विभिन्न परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहा जा सकता है? एक परिस्थिति में सीखे गए अमूर्त ज्ञान का नकारात्मक स्थानांतरण, उच्च पथ स्थानांतरण, शून्य या इनमें से कोई से भी नहीं। तो एक परिस्थिति में सीखे गए अमूर्त ज्ञान का, और इसे कहा जाता है उच्च पथ स्थानांतरण। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है आपने अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की प्रगति के आकलन के लिए साप्ताहिक क्विज एक आरंभ किया है। आप पुनः बलन के किस शेड्यूल का प्रयोग कर रहे हैं? अगर आपने सप्ताह में एक बार जैसे अंताक्षरी वगैरह होती है या साप्ताहिक क्विज वो शुरू किया है। स्थिर अनुपात, चर स्थिर या चर अंतराल, और उसे जो यहाँ पर माना गया है तो ये स्थिर अनुपात जो उसका यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है PECS शिक्षण विधि का प्रयोग किया जा सकता है। संलीनता संप्रेषण अक्षम बालकों के लिए ए और बी दोनों या इनमें से कोई सा भी नहीं। तो ये जो PECS शिक्षण विधि का प्रयोग और इसका जो प्रयोग होता है ये इन दोनों के लिए होता है, संलीनता और संप्रेषण अक्षम बालकों के लिए। अगला क्वेश्चन है वातावरण के साथ प्रत्यक्ष अंतःक्रिया के द्वारा स्कीम का निर्माण है। तो वातावरण के साथ प्रत्यक्ष अंतःक्रिया के द्वारा स्कीम का निर्माण, संगठन, आत्मसातीकरण, अनुकूलन या अहम केंद्रिता। और ये स्कीम जो है इसका यहाँ पर लिया गया है अनुकूलन से। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा पारस्परिक शिक्षण का एक अवयव नहीं है? तो इनमें से पारस्परिक शिक्षण का एक अवयव नहीं है प्रश्न पूछना, स्पष्ट करना, पूरा अनुमान करना या इनमें से कोई सा नहीं। तो पारस्परिक शिक्षण का एक अवयव नहीं है और ये कौन सा है? तो यहाँ पर ये ऑप्शन 4 रहेगा। तो इनमें से कोई सा भी नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा क्रम निर्धारण की योग्यता निम्न अंकित चरण की विशेषता है। संवेदी गामक चरण की, पूर्व, मूर्त या इनमें से कोई से भी नहीं। तो ये क्रम निर्धारण
और कर्म निर्धारण जो है ये है मूर्त से क्रियात्मक अवस्था की। अगला क्वेश्चन है, अधिगम अक्षमता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? अधिगम अक्षमता स्किनर, सैमुअल क्रिक, सिगमंड फ्रॉइड या फिर विलियम वुंट। तो अधिगम अक्षमता शब्द का जो प्रयोग किया गया था, तो इसके जो प्रयोग करने वाले थे ये ऑप्शन 2 सैमुअल क्रिक। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, यह दृष्टिकोण कि बच्चे स्वयं निर्देशन हेतु स्वयं के साथ वार्तालाप करते हैं दिया गया है। जिन पियाजे, वाइगोट्स्की, फ्राइड या फिर ब्रोनफेन ब्रेनर के द्वारा। यह दृष्टिकोण कि बच्चे स्वयं निर्देशन के हेतु स्वयं के साथ वार्तालाप करते हैं। और इस प्रकार का जो ये उदाहरण जो दिए गए हैं, तो ये ऑप्शन 2 रहेगा, वाइगोट्स्की जो है इनके द्वारा ये दिया गया है। तो ये तो दोस्तों हमारे यहाँ पर थे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब जो हम यहाँ पर जो हमारे हिंदी के जो क्वेश्चन हैं उनको हम करेंगे। तो अब जो हमारा जो यहाँ पर हिंदी वाला जो भाग है हम इस पर आ गए हैं। तो यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है कि वर्णों की ध्वनिगत विशेषता के संदर्भ में कौन सा युग्म यहाँ पर एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर एक सही नहीं है, और वो कौन सा है? ताड़न जा जैसे ड ढ, ईसद सपृष्ठ स विवृत ज झ या ईसद विवृत या वा। अब इनको समझने के लिए हमें जो है यहाँ पर ये जो वर्ण जो दिए गए हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये आते हैं आपके उच्चारण के अंतर्गत। स्पर्श जो ये आपके अभ्यंतर प्रयत्न हैं, ये होते हैं 5: सपृष्ठ, ईसद सपृष्ठ, विवृत, ईसद विवृत और समृत। सपृष्ठ जो वर्ण होते हैं इन्हें कहा जाता है स्पर्श वर्ण, का से लेकर मा तक। और ईसद सपृष्ठ होते हैं आपके जो ये अंतस्थ वर्ण होते हैं, य र ल व, ये होते हैं आपके ईसद सपृष्ठ। विवृत जो होते हैं इसमें आ जाते हैं आपके जो स्वर होते हैं, जो आपके स्वर हैं, ये आ जाते हैं आपके विवृत के अंतर्गत। और जो ईसद विवृत है इसमें आ जाते हैं आपके ओसम वर्ण, स स स ह। और जो समृत है ये वाला समृत, इसमें आ जाता आपका हर्ष आ, ये एस। इस प्रकार का आपने कई बार संस्कृत में लिखा हुआ देखा होगा। तो इसे समृत या हर्ष आ कहा जाता है। तो इनमें से एक नहीं है, और ये फिर ऑप्शन 3 वाला है, क्योंकि जो विवृत जो होते हैं, विवृत में आपके स्वर आते हैं अ इ ई उ ऊ। तो इसी कारण से यहाँ पर ये गलत है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, समास के संदर्भ में एक असंगत है, और वो कौन सा है? कि समास में विग्रह वाक्य में प्रयुक्त विभक्ति चिन्ह में अव्यय आदि का लोप करने के उपरांत शेष रहे दोनों पदों के मध्य संधि की जा सकती है। हिंदी भाषा में समासों का प्रचलन सरल अभिव्यक्ति व भाषिक सौंदर्य की अभिवृद्धि के निमित्त किया जाता है। पदों की प्रधानता व अप्रधानता के आधार पर समास के मुख्य रूप से 6 भेद किए गए हैं। तत्पुरुष का ही भेद कर्मधारय और कर्मधारय का ही भेद द्विगु है। तो यहाँ पर इसमें जो आपने एक गलत है और वो ही बताना है। तो गलत कौन सा है? तो ये जो ऑप्शन 3 वाला जो यहाँ पर दिया गया है कि पदों की प्रधानता व अप्रधानता के आधार पर समास के मुख्य रूप से 6 भेद किए गए हैं, तो यही जो यहाँ पर इसमें अलग ये माना गया है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द कर्तृवाचक अर्थात जो त्रिच है, ये जो कर्तृवाचक जो त्रिच जो है इस प्रत्यय के योग से नहीं बना है, निर्मित नहीं है? रचयिता, प्रदाता, व्याख्याता या विद्वता। तो इसमें ये नहीं है, रचयिता, प्रदाता, व्याख्याता या विद्वता। और यहाँ पर जो आंसर जो है ये ऑप्शन 4 वाला रहेगा, विद्वता जो है इसमें नहीं है।
नेक्स्ट हमारे यहाँ पर जो क्वेश्चन है, संधि नियम के अनुसार प्रथम पद के अंतिम वर्ण माँ का योग का से भा तक किसी वर्ण में होगा तो माँ अंतिम पद के प्रथम वर्ण का पंचवर्ण बनेगा। तो निम्न विकल्पों में से किस संधि शब्द का निर्माण नियम के तहत ये नहीं हुआ है। तो इसमें कहा गया कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण माँ का योग का से भा तक किसी वर्ण में होगा तो माँ अंतिम पद के प्रथम वर्ण का पांचवा वर्ण बनेगा। तो इसमें पांचवा वर्ण भी आप देख सकते हैं, इसमें कौन सा नहीं है, किस में बना है। तो निम्न विकल्प में से किस शब्द का किस संधि शब्द का निर्माण उक्त नियम के तहत नहीं हुआ है। और ये जो ऑप्शन 3 वाला जो है दिग्नाक, इसी में नहीं हुआ है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है संरचना, ये जो संरचना जो है इसकी दृष्टि से कौन सा वाक्य यहाँ पर एक सरल नहीं है। दूसरों के साथ मीठा बोलने वाले व्यक्ति सबके मन को भाते हैं। पिताजी ने मुझसे कहा कि वे बहुत बीमार हैं। स्वागतार्थ आए हुए लोगों से घिरे श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। यह सभी आंदोलनकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। तो यहाँ पर संरचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है, तो कौन सा एक नहीं है। और ये जो ऑप्शन 2 वाला जो है यही नहीं है। पिताजी ने मुझसे कहा कि वे बहुत बीमार हैं, तो क्या है यहाँ पर इस सरल वाक्य का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है कौन सा शब्द वर्ण आगम संधि से निर्मित नहीं है। तो आप जो एग्जाम जो होते हैं इसमें ये नहीं वाले ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर वर्ण आगम संधि का भी एक उदाहरण नहीं है यहाँ पर। आच्छादित परिष्क्रिया प्रतिष्ठान या संस्कृत, और ये जो ऑप्शन 3 वाला जो है प्रतिष्ठान, तो यही वर्ण आगम संधि से निर्मित नहीं है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है जो आंखों से परे हो के लिए कौन सा शब्द सही है। दर्शनीय जैसे आप देख सकते हैं, इंद्रियातीत, परोक्ष या कथनीय, जो कहा न जा सकता उसे कहा जाता है कथनीय। अब यहाँ पर इनमें से कौन सा एक शब्द सही है, और जो आंखों से परे हो उसे हम परोक्ष कहते हैं। जो देखने योग्य दर्शनीय, जो आंखों से परे हो उसे परोक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी वाला, तो शुद्ध है इनमें से एक वही बताना है। सौंदर्यता, पिशाचिनी, शूर्पणखा या फिर गृहस्थ है। तो शुद्ध विकल्प और शुद्ध जो है यहाँ पर ऑप्शन 2 भी सही है, और ये जो 4 है ये भी सही माना गया है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है उस समासिक पद को छांटिए जो कि 2 भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से निर्मित है। आरामगाह, राष्ट्रपिता, स्नानगिरी या जिलाधीश। तो उस समासिक पद को छांटिए जो अलग अलग भाषाओं के मेल से बने हैं। आरामगाह, राष्ट्रपिता, स्नान गृह हैं, जिलाधीश। तो यहाँ पर जो बना है ये जो जिलाधीश जो है यही अलग अलग मेल से बना है, जिला और अधीश, तो भिन्न भिन्न भाषाओं के मेल से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये गिरी है, इसका यहाँ पर एक पर्यायवाची में नहीं है। तो ये जो पर्यायवाची है इनमें से कौन सा नहीं है। पर्यायवाची वाला जो एक क्वेश्चन है ये भी आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। शैलजा, महिदर, नग या फिर अदरी। तो गिरी जो है इसका एक उदाहरण यहाँ पर नहीं है, और इसमें जो हमारा ऑप्शन 1 जो है शैलजा, ये जो इसका यहाँ पर पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे यहाँ पर वर्ण उच्चारण स्थल की दृष्टि से जो बेमेल है वो आपने बताना है। तो ये जो वर्ण उच्चारण स्थल जो है इसकी दृष्टि से आपने बताना है। कंठ, नासिका ग, कंठ तालु ए, दंतोष्ठ फ या दंत नासिका न। तो बेमेल बताने हैं, ये है आपके उच्चारण स्थान।
कुहविसर्जनम कंठ, इच्युसानाम तालु, ऋतुसानाम मुर्दा, लितुसानाम दंता, उपपद्यमानाम ओष्ठो। तो यहाँ पर एक बेमेल है और ये जो ऑप्शन 4 वाला जो है दंत और नासिका यही अलग है। लितुलसा नाम होता है दंता, तथा दध ना, और ये नासिका अलग है। नेक्स्ट रहेगा हमारे यहाँ पर पोखर का जो तत्सम रूप है इनमें से कौन सा है? प्रखर, पोषक, पुष्कर या प्रवीण। तो पोखर का जो तत्सम जो है, तत्सम होते हैं संस्कृत वाले, कि जो संस्कृत में जैसा लिखा जाता है पढ़ा जाता है वो वैसा का वैसा रहे, और उसका जो परिवर्तित रूप है वो हो जाता है तद्भव। तद्भव ये है इसका परिवर्तित रूप तत्सम का, मतलब संस्कृत का। तो यहाँ पर पोखर है, इसका तत्सम बताना है, और इसका जो ये ऑप्शन 3 वाला पोखर, तो ये तत्सम रूप है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, किस विकल्प में 2 उपसर्गों का योग नहीं है? समाधि, व्याधि, स्वागत या अध्यापक में। तो 2 उपसर्गों का योग नहीं है, और वी और धी, सम और धी, सु और आगत। तो ये ऑप्शन 4 जो है अध्यापक, इसमें 2 उपसर्गों का योग नहीं है। नेक्स्ट है किस मस्त पद का विग्रह यहाँ पर एक सही नहीं है? अभूतपूर्व, जो पूर्व में नहीं हुआ हो। अति आवश्यक, जो आवश्यकता से परे हो। अतीन्द्रिय, इंद्रिय से अतीत या इंद्रिय से परे। निरामिष, आमिष से रहित। तो किस मस्त पद का विग्रह यहाँ पर सही नहीं है? और ये जो ऑप्शन 2 जो है अति आवश्यक, इसका ही यहाँ पर सही नहीं है। अति आवश्यक होता है आवश्यकता से परे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का योग हुआ है? तो ये बताना है कि कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग भी लगा है और प्रत्यय भी है। उपसर्ग होते हैं किस शब्द के जो शुरू में लगते हैं, और प्रत्यय होते हैं जो अंत में प्रयोग होते हैं। तो वही बताना है इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का योग। तो ये जो है यहाँ पर ये ऑप्शन 2 जो है ये हमारा रहेगा पारिवारिक। पारिवारिक एक यहाँ पर है इसमें, तो इस प्रकार से इसमें हुआ है ऑप्शन 2 में। Okay, now we come to English language. Choose the correct option for the blanks given. I was going to Rishikesh when on dash way I met dash European. Options हैं A the A the और A। थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। I was going to ऋषिकेश, जब मैं ऋषिकेश जा रहा था। when on the way, this is a phrasal verb also. on the way, जिस ऑप्शंस में शुरू में द आता है, this is cut, इसमें a आ रहा है, ये देख लेते हैं। ये this is also cut. on the way I met dash the European, no, E a European. So our correct answer is 2. Next question है, delayed by an hour he reached Leh when it was already quite dark. The word delay in the above sentence is used as infinitive, present participate, पास्ट पार्टिसिपेट या जीरियंट। डिले का मतलब होता है, मीन्स होता है देरी से पहुंचना, कि 1 घंटा हम देरी से पहुंचे लेह में, क्योंकि इट वॉज ऑलरेडी क्वाइट डार्क, तब बहुत ही अंधेरा हो चुका था। जो यहाँ पर जो ये वर्ड डिले है ये यूज़ हुआ है एज ए प्रेजेंट पार्टिसिपेट, क्योंकि ये यहाँ पर टाइम फॉर्मेशन को दिखा रहा है। सो आवर राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन इन विच द प्रीफिक्स अन इज करेक्टली यूज। हमें इस क्वेश्चन में प्रीफिक्स बताना है जो वर्ड के शुरू में स्टार्टिंग में ऐड होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं, अनकेपेबल,
अनपंक्चुअल, अनपेशेंट, अनरेगुलर। सो फर्स्ट ऑप्शन है अनकैपेबल, इनकैपेबल होता है, अनपेशेंट इम्पेशेंट होता है, अनरेगुलर इररेगुलर होता है। सो आवर राइट आंसर इज 2, अनपंक्चुअल, अनपंक्चुअल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो इज करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में हमें पैसिव फॉर्म बताना है। दे क्राउन्ड हिम किंग, वो उसे किंग बनाना चाहते हैं, क्राउन करना चाहते हैं। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। ही वॉज क्राउन्ड किंग बाय अस, ही क्राउन्ड किंग, ही वॉज क्राउन्ड किंग, ही हैड बीन क्राउन्ड किंग। सो अपने ऑप्शन में हम देख लेते हैं हिम, यहाँ से इसको उठाएंगे ही। सभी ऑप्शंस में ही गिवन है, क्राउन है तो वॉज क्राउन, दिस इज कट, हैड बीन, दिस इज ऑल्सो कट, वी हैव लेफ्ट 2 ऑप्शंस। देन क्राउन्ड, क्राउन्ड यहाँ तक सेम है, किंग, किंग बाय अस, इसमें बाय का यूज नहीं होगा। सो 3 इज आवर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक गिवन बिलो। एवर सिंस माई ब्रदर joined the company as the CEO, he dash for almost 12 hours a day. Options हैं was working, had been working, worked या has been working। इसमें कहा गया है कि जब से मेरा भाई, मेरा ब्रदर कंपनी के सीईओ बने हैं, उनको कम से कम 12 घंटे काम करना पड़ता है। तो मीन्स ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। सो आवर राइट आंसर इज 4, हैज़ बीन वर्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इसमें हमें ग्रामेटिकली करेक्ट देखना है। New houses have been built for the homeless. New houses have been. फर्स्ट ऑप्शन पहले ही कट हो जाता है क्योंकि being is used for human being. New houses have been built for the homeless. इसमें ग्रामर का बिल्कुल करेक्ट यूज हुआ है। New houses have been, दोबारा से being आ गया, this is also cut. New houses has been, this is also cut. So our right answer is 2. Next है you should not dash unfair means even if you fail. अब इसमें कहा गया है कि चाहे तुम फेल हो जाओ लेकिन तुम्हें अनफेयर मीन्स गलत तरीके से कार्य नहीं करना है। Fill in the blank using the correct option. Adopt, adapt, adapt या adapted। तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ऑप्शन 1 अडॉप्ट, अपनाना नहीं चाहिए हमें कोई गलत तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। ऑप्शंस हैं फादर सेड टू मी लेट द चाइल्ड प्ले इन द गार्डन। अब इसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। फादर सेड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड में। तो ऑप्शंस में देख लीजिए टोल्ड, सेड टू का सेड टू कट हो गया, सेड टू का आस्क, क्योंकि आस्क जो क्वेश्चन मार्क वाला होता है उसमें चेंज होता है, एंड दिस इज ऑल्सो कट। आवर राइट ऑप्शन इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक गिवन। ए पोस्ट
without remuneration is an dash post. एक ऐसी पोस्ट जो रिम्यूनरेशन होता है पारिश्रमिक या मुआवजा हम लोग कह सकते हैं, में दिया जाता है. सो वॉलेंट्री, सिनिक्योर, ऑनरेरी, इनवॉलेंट्री. वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री शौर्य से रिलेटेड होते हैं एंड सिनिक्योर इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस वन. सो आवर राइट आंसर इज 3, ऑप्शन 3, ऑनरेरी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द ब्लैंक in the sentence given below. There has been a dash decline in the case of infanticide. Infanticide means shishu hatya in some of the districts of Haryana. अब इसमें ये कहा गया है कि हरियाणा के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, जिलों में इन्फेंटिसाइड में कमी आई है. सो ऑप्शंस हैं सिग्निफाइड, सिग्निफाई, सिग्निफिकेंटली या सिग्निफिकेंट. तो इसमें हमें सूटेबल ऑप्शंस भरना है. देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट, क्योंकि सिग्निफिकेंटली इज ए एडवर्ब, सिग्निफाई इज ए सिंपल वर्ब एंड सिग्निफाइड इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो राइट आंसर इज हेयर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैच was stopped when it started raining. The underlined group of words in the above sentence is adverb, clause of place, adverb, clause of manner, adverb, clause of time, adverb, clause of reason. जो इनके नेम से ही पता चल रहा है, adverb, clause of place is used for a place. Manners से related. Adverb, clause of time, which is action is going on, and adverb, clause of reason is something reason, जो कुछ भी काम होने का जो reason होता है. सो इसमें यहाँ पर आता है मैच. द मैच वॉज स्टॉप्ड, मैच तब रुक गया व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश होना शुरू हो गई. तो ये किसका रीज़न हो सकता है, किसका क्लॉज हो सकता है? इट इज़ द एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. राइट आंसर इज हेयर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज़ कम अप विद फैबुलसली नोवेल स्कीम. अब इसमें क्या कहा गया है कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो फैबुलसली बहुत अच्छी नई नई स्कीम्स लेके आ रहे हैं. In the sentence, the word novel is used here as a verb, adjective, noun या adverb. तो इसमें देख लेते हैं verb क्रिया, adjective विशेषण, noun संज्ञा, adverb क्रिया विशेषण. तो यहाँ पर जो ये novel वर्ड आया है, ये आया है इसके adjective फॉर्म में. So here right option is 2. Next question है, choose the correct option which gives the correct meaning of underline idiom or phrase. यहाँ पर phrase है, he wants his son to know the ropes of the trade. इसका means वह अपने बेटे को to know the ropes ऑफ द ट्रेड, व्यापार के गुर. रोप इज हेयर मीन्स गुर, तरीके, मैथड्स होते हैं. ऑप्शंस देख लेते हैं. टू नो द टेक्निक्स ऑफ वेज ऑफ डूइंग ए जॉब, किसी भी जॉब को करने की टेक्निक्स या वेज, तरीके. टू नो हाउ टू टाई रोप्स, किसी रस्सी को कसना. टू नो हाउ टू यूनाइट रोप्स, टू नो हाउ टू मेक रोप्स. These 3 options is the same and they are wrong. So our right answer is here option 1. Choose the correct antonym of the word kindle. पहले हमें वर्ड का मीन्स पता होना चाहिए. किंडल का मीन्स होता है जलाना या आग लगाना. एक्सटिंग्विश,
एक्सटिंग्विश का मीन्स होता है समाप्त कर देना, मिटा देना। फेड धुंधला हो जाना, लाइट हल्का, और बर्न जलना। तो किंडल के सिमिलर जो वर्ड हुआ वो हुआ एक्सटिंग्विश। सो हेयर आवर राइट आंसर इज 1. नेक्स्ट है डैश स्टूडेंट्स हैड गैदर्ड in the quadrangle on the reopening day of college. quadrangle होता है आंगन। fill in the blank using the correct option। हम इसमें करेक्ट ऑप्शन फिल करना है। every student, lot student, much या many। lot के साथ यूज होता है a lot, ये कट हो जाता है much थोड़े के लिए यूज़ होता है। एवरी स्टूडेंट्स ये भी कट हो जाता है, यहाँ पर मैनी स्टूडेंट आएगा। सो आवर राइट आंसर इज हियर 4. तो अब जो हमारा यहाँ पर जो सामान्य अध्ययन वाला जो भाग है वो आ जाता है, जिसमें आपके मैथ रीजनिंग जो है उसके क्वेश्चन रहेंगे। तो हमारे यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, यदि ताज़ा अंगूर में 94% पानी होता है और सूखे अंगूर में 5% पानी, तो 400 ग्राम सूखे अंगूर प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम ताज़ा अंगूर की जरूरत होगी? 7.6, 8, 8.2 या 7.2 किलो। और इसमें जो रहेगा तो ये ऑप्शन 1 वाला है, 7.6 किलो। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि उसके अंकों का गुणनफल 12, जबकि संख्या में 36 जोड़ा जाता है तो दोनों अंक अपना स्थान परस्पर बदल लेते हैं। तो संख्या वो आपने बतानी है। तो 2 अंकों की एक संख्या है और उसके अंकों का गुणनफल कितना है? 12 है। जब इस संख्या में 36 जोड़ा जाता है तो दोनों अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। तो वही संख्या फिर यहाँ पर बतानी है। तो इसका जो है ये ऑप्शन रहेगा 3 वाला। तो ये जो संख्या है यहाँ पर 26 ये रहेगी। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, किसी आयताकार हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई की 4:3 गुनी है। कितनी है? 4:3, 4/3 गुनी। यदि हाल का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर हो तो हाल की लंबाई और चौड़ाई में अंतर। और ये जो क्वेश्चन है पहले भी एग्जामों में आ चुके हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर चौड़ाई में अंतर जो आपने बताना है और ये ऑप्शन रहेगा 4 वाला। तो 5 मीटर जा रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, इसका मान आपने बताना है। तो इसका रहेगा ऑप्शन 1 वाला, ये 15 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, एक नदी 4 किलोमीटर घंटे से बहती है। एक नाव की अनुप्रवाह में गति उसकी ऊर्ध्व प्रवाह में गति की 3 गुना है। रुके पानी में नाव की गति बतानी है। 8, 4, 6 या 12 किलोमीटर। तो एक नदी अगर 4 किलोमीटर घंटे से बहती है और एक नाव के अनुप्रवाह में गति उसकी ऊर्ध्व प्रवाह में गति की 3 गुना है, तो रुके पानी में नाव की गति बतानी है। तो इसका जो रहेगा ये है ऑप्शन ए वाला, 8 किलोमीटर घंटा जो उसकी ये रहेगी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, ए और बी ने 1210 रुपये का एक लाभ इस प्रकार बांटा कि ए के हिस्से का 2/5 भाग बी के हिस्से का 1/3 भाग के बराबर है। बी को कितना धन यहाँ पर मिला है? तो यहाँ पर मिला है ये 660 रुपये। नेक्स्ट रहेगा हमारे यहाँ पर, दिए गए चित्र में त्रिभुज है उनकी संख्या आपने बतानी है। तो यहाँ पर अलग अलग जो आपको ये त्रिभुज बनती हुई दिखाई दे रही होगी। तो इन्हीं की संख्या फिर बतानी है, 18, 19, 20, 21 और ये है ऑप्शन 2 में 19 जाए रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, फलक का है एक, जब दिए गए चित्र को मोड़कर एक घन का आकार दिया जाता है। 3 बिंदुओं के फलक के सामने फलक पर कितने बिंदु होंगे? तो ये जो 3 नंबर वाला है इसका ही आपने बताना है, इसका किस तरीके से होगा। तो 2, 4, 5 या 6 और इसका जो होगा तो ये ऑप्शन 2
तो इसका जो होगा ये ऑप्शन हमारा रहेगा 1, तो 2 जो यहाँ पर ये रहेगा। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा, कथन है यहाँ पर ए और बी ये दोस्त हैं, बी की दोस्ती सभी से है, ए के बहुत से शत्रु हैं, ए और सी एक दूसरे का पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर निष्कर्ष बनता है कि ए और सी दोनों बी के दोस्त हैं, ए के दोस्त के साथ बी की दोस्ती है, या सी और बी दोस्त हैं, या ए बी और सी तीनों दोस्त हैं। तो इसमें जो यहाँ पर निष्कर्ष के बाद जो हमारा सी आंसर निकला है, तो ये ऑप्शन 4 वाला निकला है, 1, 2 और 3। तो 1, 2 और 3 आप देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। तो ए और सी दोनों क्या हैं, बी के दोस्त हैं, ए के दोस्त के साथ बी की दोस्ती, और सी और बी दोस्त हैं। तो इन्हें जो आप ये इस तरीके से करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आप अपने घर से शुरू करते हुए श्वेता पश्चिम की ओर 8 मीटर गई। तो आपने इस तरीके से एक ये दिशा यंत्रजाव बना लेना है, और आपके मुख के सामने उत्तर दिशा, आपके पीछे की साइड में दक्षिण हो जाएगी, राइट हैंड की ओर पूर्व, और इधर पश्चिम। तो फिर इसके अनुसार जो आपने यहाँ पर रख लेना है, और इसके अनुसार फिर जैसा जैसा इसमें बताया गया है उसके अनुसार आपने इसको फॉलो करना है। तो अपने घर से शुरू करते हुए श्वेता जो है पश्चिम की ओर, अब पश्चिम देख सकते हैं किस साइड में है, इस साइड में है मतलब, तो यहाँ पर जो आप कितनी गई, 8 मीटर गई। फिर यहाँ से दाईं मुड़ी और 15 मीटर गई। अब एक होता है बाएं, एक होता है दाएं, बाएं मतलब लेफ्ट और दाएं मतलब राइट। तो फिर जो है यहाँ पर एक कितना गई, 15 मीटर चली। फिर वह पूर्व की ओर, तो पूर्व देख सकते हैं किस साइड में, इस साइड में है। फिर 20 मीटर गई, उसके बाद हॉस्टल पहुँचने के लिए 20 मीटर दक्षिण की ओर चली। तो उसका जो घर है उसके हॉस्टल से कितनी दूर है और किस दिशा में है, तो ये उससे जो कितनी दूरी पर है, ये 13 मीटर और उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो उत्तर पश्चिम कैसे होगी, ये वाली जो रेखा है ये आपकी उत्तर और ये पश्चिम, तो ये होगी आपकी उत्तर पश्चिम। ऐसे ही यहाँ पर ये उत्तर पूर्व होगी, और ये वाली जो है यहाँ पर पूर्व दक्षिण हो गई, और ये वाली होगी दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आकाश सीमा के घर जाता है और जो गीता की पड़ोसन है। गीता की एक पुत्री मीना है जो स्कूल में पढ़ती है। अरमान अमन का पिता और अंजलि से विवाह किया है। अरमान की बहन है गीता। तो गीता का अंजलि से संबंध बताना है, बहन, ननंद, आंटी या फिर सास। और रिश्ते में जो इसकी क्या लगती है, तो ये ननंद जो इसकी लगती है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्वेश्चन जो है, यदि ये जो वर्ग जो है इसका मतलब होता है ये वाला निशान, और इस त्रिभुज का मतलब है ये वाला निशान, इस ओ का मतलब होता है ये वाला बराबर का निशान। तो ये जो यहाँ पर त्रिभुज ओ ये जो दिखाए गए हैं इनके इस जगह पर आपने रखने हैं। तो उसके बाद फिर देखना है कि यहाँ पर कौन सा सही बनेगा, और उसका है ये फिर ऑप्शन 4 वाला 4x त्रिभुज 3z। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, ये एक शब्द दिया गया है हीटर। इसका अगर हम यहाँ पर कोट देखें तो ये इस प्रकार से बनता है, और जैसे इसका ये वाला बना है, अगर यहाँ पर एरी है इसका कोट ये वाला बना है, तो इन दोनों के आधार पर ये कूलर जो है इसका शब्द आपने बताना है इसमें से कौन से नंबर का है। तो जैसे यहाँ पर ये CD, और तो इसी प्रकार से आपने इसका बताना है, ये ए का ABCD, तो इसके बीच में कौन कौन से आ रहे हैं, ABC, तो 2 है A और D के बीच में, तो ऐसे यहाँ पर देख लेना है। तो इसके अनुसार जो ऑप्शन ये वाला रहेगा, C के बाद D, E और F। तो इसी तरीके से आपने मिलान कर लेने हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एक ये श्रृंखला है जो आपने पूर्ण करनी है।
इसमें एक कमी है, त्रुटि है, 3, 18, 72 या फिर 380। तो ये श्रृंखला पूर्ण करनी है कि इसमें कौन सा गलत है। और ये जो ऑप्शन 4 में है 380, ये इसमें सही नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 3 18, 4 चौके 72 और 72 पंजे फिर उसके बाद जाइए। तो इस तरीके से है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर निम्न में से कौन सा शब्द एक शब्द है इसके अक्षर का प्रयोग करते बनाया जा सकता है। और इसी प्रकार का एक क्वेश्चन हाल ही में ये सीटी का एग्जाम हुआ था, इसमें भी एक ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ था। तो इनमें से नहीं बनाया जा सकता और वो इनमें कौन सा है। तो ये जो अक्षर आपने दिए गए इसमें देख लेना है कौन सा अक्षर इसमें से एक नहीं है। तो फिर वो जाए यहाँ पर देख लेना है कि कौन सा बनेगा। तो इसका जो यहाँ पर दिया गया है ये ऑप्शन 2 वाला दिया गया है। तो ये बनाया जा सकता है। इनमें से एक अक्षर ऐसा है जो इसमें नहीं दिया गया है, तो इसी कारण से ये तीनों नहीं बनाए जा सकते। ये वाला बनाया जा सकता है क्योंकि इसके सारे अक्षर जो इसमें से लिए गए हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर डिफिकल्ट शब्द के अक्षरों में कितने ऐसे युग्म हैं जिनके बीच उतनी अक्षर जिसके अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो वैसे शब्द फिर आपने यहाँ पर बताना है। तो कितने ऐसे युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने के अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। जैसे ए बी सी डी। अब ए और डी है, इसके बीच में कितने हैं, 2 हैं। तो इसी तरीके से जो यहाँ पर ये इसमें पूछा गया है। तो इसमें जो यहाँ पर है ये ऑप्शन 4 हमारा रहेगा। तो ऐसे इसमें 3 अक्षर हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, तो इसका आपने बताना है और इसका हल करने पर जब बनेगा तो ये ऑप्शन 3 वाला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 21, 36 और 66 से पूर्ण विभाजित होने वाली न्यूनतम पूर्ण वर्ग इनमें से कौन सा है। तो न्यूनतम और पूर्ण वर्ग जो इनसे विभाजित होने वाला, और इसमें है ये ऑप्शन 3 वाला 21, 34, 44। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से कितनी थी, 2 गुना थी। और 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 3:2। तो उनकी इस समय वर्तमान की जो आयु है वो बतानी है। तो 5 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से 2 गुना थी और 5 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 है। तो इनके अनुसार इनकी जो आयु है इसका अनुपात ये ऑप्शन 4 वाला रहेगा, 25 और 15 वर्ष। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पी स्थान से क्यू स्थान के लिए 5 AM पर रवाना होता है। पी जो स्थान है यहाँ से क्यू स्थान के लिए 5 AM पर रवाना होता है, 9 AM पर पहुँचता है। तो ये पी से लेकर क्यू तक 5 AM पर रवाना होगा और 9 AM पर पहुँचता है। 4 घंटे जो यहाँ पर लग जाते हैं। दूसरा व्यक्ति उसी रास्ते पर, ये जो क्यू है इससे पी के लिए 6 AM पर कितना 6 AM पर रवाना होता है और 10 AM पर पहुंचता है। तो ये भी समय उतने ले रहा है। तो वे एक दूसरे से किस टाइम पर मिलेंगे। समय दोनों का 4-4 घंटे, एक 5 बजे चल रहा है, एक 6 बजे चल रहा है। समय वो भी इतने समय ले रहा है 4 घंटे और ये भी इतने ही ले रहा है। तो दोनों का आपस में मिलने का समय बताना है कि जैसे आपने ट्रेन वाला क्वेश्चन किया होगा, 2 ट्रेनें हैं एक दूसरे की साइड में चल रही हैं, ये इधर जा रही है ये इधर, तो ये आपस में कब मिलेंगी बीच में। तो इसमें जो रहेगा ये ऑप्शन 4 है हमारा, 7:30 पर जाए आपस में मिलेंगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, ये आपके हरियाणा जी के जो है उससे क्वेश्चन है। तो 2016 का जो ग्रीष्म पैरालंपिक था इसमें हरियाणा मुल्क के कितने एथलीटों ने पदक जीता था। 1, 2, 3 या किसी ने भी नहीं। और इसमें जो रहेगा तो यह ऑप्शन 1 वाला
तो एक जो उस समय खिलाड़ी था। नेक्स्ट आएगा, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं थे? तो इस समय कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और इनमें से एक नहीं थे, BN चक्रवर्ती, हरचरण सिंह बराड़, शिवराज पाटिल या धनिकलाल मंडल। तो यहाँ पर हरियाणा के एक राज्यपाल नहीं रहे हैं और ये है शिवराज पाटिल। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, यह है मिलान करने का, अभयारण्य और जिला जो से मिलान करना है कि कौन सा कहाँ पर है। अगर आपकी इसमें एक भी याद हो तो आप उसे पहले मैच करके देख सकते हैं। जैसे भिंडावास का प्रवास कहाँ पर है? ये झज्जर में है, तो एक का एक देख सकते हैं आप इसमें किस में है। तो सिर्फ ये जो ऑप्शन एक वाला है इसमें ही है। तो इसके साथ आप अगर आपको पूरे श्योरिटी करनी है तो आप दूसरा भी देख सकते हैं। अगर कोई भी नहीं है, जैसे इसमें एक ही है, तो फिर यही सी आंसर रहेगा। तो भिंडावास का प्रवास कहाँ पर है? झज्जर में। नाहर सिंह कहाँ पर है? और ये राजा नाहर सिंह, तो इनका संबंध रेवाड़ी से। बेर सिकारगढ़ ये कहाँ है? पंचकुला। अबूब शहर सिरसा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है 2011 की जो जनगणना उसके आधार पर हरियाणा की दशकीय जनसंख्या जाई कितनी वृद्धि दर है? तो 2011 के अनुसार पूछा गया है यहाँ पर, और इनके अनुसार जो है ये ऑप्शन 4 माना गया है, 19.90%। नेक्स्ट 1 नवंबर 2017 को हरियाणा की 13वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 12, 13, 22 या 16? तो इनके अनुसार रहेगा ऑप्शन 2 ये। तो 1 नवंबर 2017 को हरियाणा की जो 13वीं विधानसभा थी इसमें महिलाओं की जो संख्या थी तो ये 13 थी। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कौन से नंबर की थी? 13वें नंबर की। संख्या कितनी है? तो ये 13। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा यहाँ पर, इनमें भी एक सम्मिलित नहीं है। एक जो है यहाँ पर राजस्थान की क्रांति के नेता है और एक है उनका कार्यक्षेत्र। सदरुद्दीन, राजा नाहर सिंह, गफूर या अहमद अली। तो यहाँ पर भी आप इस तरीके से देख सकते हैं अगर आपको कोई में एक याद हो तो इसमें कौन सा माना गया है। और ये जो ऑप्शन 3 वाला जो है गफूर अली पटौदी, यही जो यहाँ पर इसमें सम्मिलित नहीं है। अब यहाँ पर इसके अलावा 3 और क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। सदरुद्दीन इनका संबंध मेवात से है, राजा नाहर सिंह का संबंध बल्लभगढ़ से, अहमद अली का संबंध फर्रुखनगर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हथकरघाओं के लिए जाना जाता है बुनकरों का शहर, कपड़ा नगरी, अम्बाला, फरीदाबाद, हिसार या पानीपत? और ये है पानीपत। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दीनदयाल जन आवास योजना के बारे में आधुनिक कथनों पर जाए विचार कीजिए। योजना निम्न और मध्यम संभावना के शहरों के लिए प्रयोज्य है। नीति का उद्देश्य शहरों में कम कीमत के आवासन विकास को प्रोत्साहित करना है। नीति के तहत 15 एकड़ अधिकतम प्रयोजित क्षेत्र होगा। 150 वर्ग मीटर भूखंड का अधिकतम आकार होगा। तो ये योजना है दीनदयाल जन आवास योजना, तो इसके बारे में आपने बताना है। और इसमें रहेगा ऑप्शन 4 वाला कि 150 वर्ग मीटर भूखंड का अधिकतम आकार होगा। तो 4 में देख सकते हैं आप यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो 1, 2, 3 और 4। तो ये चौथा जो है ये सही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर चारों ही सही हैं। लगभग जो इस प्रकार का आंसर जो दिया गया होता है ये सभी योजनाएं सही उसमें मानी जाती हैं। तो योजना निम्न और मध्यम संभावना के शहरों के लिए प्रयोज्य है। नीति का उद्देश्य शहरों में कम कीमत के आवास विकास को प्रोत्साहित करना है। नीति के तहत 15 एकड़ अधिकतम प्रयोजित क्षेत्र होगा और 150 वर्ग मीटर भूखंड का अधिकतम आकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, ये जो जिला जहाँ पर यमुना नदी नहीं बहती है, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत या पलवल? तो यमुना नदी नहीं बहती है। और ये जो कुरुक्षेत्र जो है ये एक अलग एरिया में है, इसका यमुना से संबंध नहीं है, क्योंकि ये यमुना जो है ये कुरुक्षेत्र, यमुनानगर इनके साथ सीमा साझा करती हुई चलती है। तो ये पानीपत, सोनीपत, पलवल ये सारे सही हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, मैंगो मेला का आयोजन होता है पिंजौर, सूरजकुंड, सोहना या गोहाना में?
तो मैंगो मेला जो है इसका होता है ये पिंजौर में, ये तो पिंजौर दिया गया होगा या फिर पंचकुला होगा या चंडीगढ़ होगा। तो ये पिंजौर है, तो पिंजौर यहाँ पर सी आंसर इसमें रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारा आज के यहाँ पर आपके एस्टेट के जो एग्ज़ाम है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।